भारत माता की जय। बच्चों, मैं राम गोपाल सर, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक एंड बीटी गुरुकुलम। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस साल मैं पिछले साल की तुलना में नीट 2025 के लिए जो मैं हमेशा बच्चों को बता देता था कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बिजी होने की वजह से अब की बार मैं एपिसोड नहीं बना पाया। 2 एपिसोड बने हैं, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2। आज फिर समय मिलने पर हम एपिसोड 3 बना रहे हैं, वरदान सीरीज, जिसमें हम 21 क्वेश्चन बताते हैं बायोलॉजी के, प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आपको पढ़ना सभी है, बस जो हम बता रहे हैं उन क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम पढ़ाते हैं अपने यहाँ, और उसी अनुभव के आधार पर हम बताते हैं कि इस वर्ष कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आज एपिसोड 3 में हम फिर से 21 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एपिसोड 1 में 12th की एनसीईआरटी बताया, एपिसोड 2 में हमने 11th की एनसीईआरटी बताया, लेकिन आज एपिसोड 3 में हम 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी से मिक्स क्वेश्चन बता रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप इन 21 क्वेश्चन को देखिएगा। हो सकता है आपको 4 मई को इनमें से कई क्वेश्चंस नीट में मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं वरदान सीरीज नीट 2025 के लिए एपिसोड 3 21 क्वेश्चन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि इस बार स्पर्म से क्वेश्चन होना चाहिए, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मेंस्ट्रुअल साइकिल में चाहे वो हार्मोनल कंट्रोल हो या उसकी थ्योरी हो सकता है वहां से कोई लाइन अब की बार नीट में आ जाए। और एक टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक बार अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है वहां की कोई लाइन इस बार नीट के पेपर में रखी हो। देखिए, ये प्रेडिक्शन है, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन हो सकता है कि 26 में ना आकर के वो 27 में आए। पिछले साल जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं उनको देख करके हम लोग, या मैं, हालांकि इसके पहले 24 का हो 23 का हो, जितना भी हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सही हुआ था। बाकी ईश्वर की मर्जी, हम सब इंसान हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। आपको पता है कि रीने वाले चैप्टर में यह एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था, यह जानने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या होता है। आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पॉली एम्ब्रियोनी टॉपिक, जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। तो पॉली एम्ब्रियोनी कहें, यह एक टॉपिक है आपका एपोमिक्सिस। तो मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से कोई क्वेश्चन या कोई लाइन जो है एनसीईआरटी, देखो पूछी लाइन ही जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कोचिंग में पढ़ा है, मॉड्यूल पढ़ा है, वो ध्यान रख के मॉड्यूल से कुछ नहीं आना है, जो आएगा एनसीईआरटी से आएगा। तो आपको अभी भी एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटो रेस्पिरेशन में ध्यान दीजिएगा। फोटो रेस्पिरेशन अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा दिया गया होगा, आपको वो कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारी 11th की एनसीईआरटी में लिखा है। तो सबसे पहली बात तो आप यही याद रखिए कि फोटो रेस्पिरेशन में मैटर बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। जिन बच्चों ने कोई बड़ी कोचिंग या जो आजकल कॉर्पोरेट कोचिंग्स आ गई हैं, जो बच्चों को मॉड्यूल के नाम पर धोखा कर रही हैं, उसमें अगर आपने पढ़ा तो फिलहाल आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो आपको फोटो रेस्पिरेशन कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी से। हो सकता है एनसीईआरटी में जो मैटर फोटो रेस्पिरेशन का है उसकी कोई लाइन आपको 4 मई को मिले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हम बात कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम की। वर्टिबल कॉलम, यहाँ पर वर्टिबल कॉलम है, या हम कहें रिब्स। तो हो सकता है शायद अब की बार कोई क्वेश्चन यहाँ से हो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पता है कि सेल डिवीजन में हर साल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से मियोसिस का जो पहला प्रोफेज फर्स्ट होता है, वहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अब की बार हमने थोड़ा सा लगा कि हमको सेल डिवीजन में एनाफेज और टीलोफेज, हालांकि दोनों फेज माइटोसिस में भी हैं और मियोसिस में भी हैं, तो हो सकता है दोनों में कहीं से भी क्वेश्चन आपको यहाँ से इस बार मिल जाए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर चैप्टर में डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेस हैं, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका स्केटी सिस्टम हो,
तो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स। बाकी हो सकता है किसी और चैप्टर से भी आ जाएं, पढ़िएगा सभी, इन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, इन दो में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर हम जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की ओर, रेस्पिरेशन चैप्टर। तो वहाँ पर आपको ईटीएस का जो भी मैटर एनसीईआरटी में है और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आरक्यू का जो मैटर है वहाँ से कोई लाइन आपको हो सकता है 4 मई को मिले एग्जाम में। फिर हम आ गए 12th के एनसीईआरटी में सिक्ल सेल एनीमिया वाला केस। तो सिक्ल सेल एनीमिया ही हमने लिख दिया सीधे सीधे। हमें लगता है शायद को हो सकता है आपकी बार यहाँ से कोई लाइन आपको नीट में पूछी जाए, लेकिन यह कंफर्म है कि डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर से कोई एक क्वेश्चन इस बार बनना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बनना चाहिए। और अगर 4 मई को मिलता है तो हमारा प्रेडिक्शन, हमारा अनुभव ठीक कह रहा था। हो सकता, देखो चैप्टर से तो क्वेश्चन आएंगे। अब प्रेडिक्शन क्या होता है कि 24 तक हमने देखा, अब 25 में बता रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्वेश्चन 25 में ना करके 26 में आया। तो फिलहाल इसको पढ़िएगा अच्छे से एक बार फिर से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी टॉपिक में ही एक टॉपिक अंदर पड़ा हुआ है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो हम बता आपको टॉपिक रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी हम टॉपिक में भी उस पैराग्राफ को हाईलाइट कर रहे हैं जो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसा नहीं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब हो गया कि सीधे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सवाल पूछा जाए। क्वेश्चन वो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है इस पूरे मैटर से कोई एक लाइन अब की बार कहीं ना कहीं हो सकता है पेपर में क्वेश्चन बना हो, और देखते हैं 4 मई को क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपका हम समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, जितना फास्ट हो सकेगा हम आपको बताएंगे। और चूंकि बताना भी जरूरी है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने बताया और आपको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बताया, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो पता चल रही हैं क्या आ सकती हैं। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 में डीएनए रेप्लिकेशन। आप जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया गया है, केवल रेप्लिकेशन फॉर्म दिया गया है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो किसी कोचिंग में पढ़ रहा था, उसे पता होना चाहिए कि भैया अगर आपके मॉड्यूल में, अगर आपकी कोचिंग में डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ाया गया है तो आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए था। आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना एनसीईआरटी में लिखा है, और मॉड्यूल हो तो उसको फाड़ के फेंक दो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी हमने माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और बायो कंट्रोल एजेंट, ये 2 जगह जहां पर माइक्रोब्स यूज करते हैं। और सबसे पहले पेज पर लिखा हुआ हाउस होल्ड रिसोर्सेज। तो 25 के पेपर में बायो कंट्रोल एजेंट की लाइन आ जाए, या बायोगैस की आ जाए, या हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो आ जाएं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके हिसाब से यहाँ की लाइन ज़्यादा हमें लग रही है आ सकती है। बाकी पढ़िएगा पूरा भाई, है क्या उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लान भी है, वो भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है अब की बार वहीं से क्वेश्चन रख दिया जाए। तो हम जो भी आपको बता रहे हैं, फोकस करने की बात कर रहे हैं कि आपको कुछ टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करना है, पढ़ना पूरा है। आप एफएसटी लगा रहे हैं, हमारे यहाँ भी एफएसटी चल रही है, बहुत सारे एफएसटी में चला रहे हैं, सी सीरीज, लक्ष्य सीरीज, संजीवनी सीरीज। तो उन सीरीज में भी आप देखिएगा अगर ये सवाल आते हैं तो उन पर फोकस करिएगा। तो आज के बाद जो भी पेपर आप करेंगे इन टॉपिक पर फोकस करेंगे जब आप पेपर कर रहे हों। हम बात आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में कई वर्ड हैं, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमने यहाँ पर ये कहा कि इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने बोला इम्यूनिटी वो इंपॉर्टेंट है, फिर भी मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनेट इम्यूनिटी। आप पढ़ेंगे पूरा, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर? फिर हम चले गए 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो वहाँ पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है जो बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, बच्चे एक्सेस में कंफ्यूज होते हैं। बहुत आसान है, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
तो एक बार इस पर फोकस करिएगा, हो सकता है आपकी बार यहाँ से कोई एक लाइन 4 मई को आपके पेपर में रखी हो। सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, जिसमें से डिटेल में आपको प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई पढ़ाया गया है। तो बच्चों प्रोटिस्टा को इस बार जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रोटिस्टा की हो सकता है कोई लाइन आपकी नीट के पेपर में रखी हो। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जो नीट का पेपर बायोलॉजी का बनता है वो बिल्कुल एक तरीके से पहले से ही सेट होता है। हम आज 25 में जो आएगा उसी के हिसाब से 26 में बनेगा। और ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं केवल उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ा है और जिन बच्चों ने मॉड्यूल पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने की वजह से मिस्टेक करते हैं, खासकर जिनका पहला साल है नीट में। तो प्रोटिस्टा पढ़ लिया। अब इसी वाले चैप्टर में मुझे याद आ रहा है कि वायरस है, वायरॉइड्स है, लाइकेंस है। तो ये वायरॉइड जो 2-3 लाइन का वायरॉइड है उस पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कोई वही लाइन आ जाए आपकी बात, है ना। प्रोटिस्टा है, मोनेरा भी है। तो प्रोटिस्टा इंपॉर्टेंट है। उधर मोनेरा में जब आप जाएंगे तो आर्की बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया की कोई लाइन भी हो सकती है। तो क्लियर बच्चों, प्रोटिस्टा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ में मैंने जो बताया आर्की बैक्टीरिया पर, यू बैक्टीरिया पर। C4 साइकिल, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में फोटो रेस्पिरेशन के बाद इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है C4 साइकिल। तो C4 साइकिल भी मैं कह रहा हूँ जितनी एनसीईआरटी में दी गई उतनी पढ़िएगा, क्योंकि लाइन वहाँ से आनी है। क्योंकि बहुत सारा प्लांट फिजियोलॉजी में मैटर ऐसा भी है जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। बाकी जब मैं आप लोगों को क्लास दे रहा था तो ऑनलाइन के बहुत सारे टीचर्स के हमने आपको वीडियोज़ दिखाए थे जो ज़बरदस्ती काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे थे। और ये बच्चों का दुर्भाग्य है कि बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होते हुए भी एनसीईआरटी छोड़ करके मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन बाकी हैं आज के एपिसोड के। और अब हम लास्ट के 3 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आज एपिसोड 3 में आपको 21 क्वेश्चन हमने बताए हैं 11th और 12th एनसीईआरटी दोनों को मिला करके। उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप इन टॉपिक पर विशेष फोकस करेंगे। हालांकि टॉपिक आपको तैयार होंगे, अगर इनमें से कोई टॉपिक तैयार नहीं है तो और तैयार कर लीजिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ पढ़ना आपको पूरा है, फोकस इन पर ज़्यादा करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि यही आएगा। हम भी इंसान हैं, हम भी एक टीचर हैं, तो हम अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। और चूँकि पिछले रिकॉर्ड में सही भी रहा, अब मान लो अब की बार सही ना रहे तो लो सर ने बता दिया और बताओ क्वेश्चन नहीं है। देखो ये प्रेडिक्शन है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको इसी बहाने 21 टॉपिक को रैंडमली पढ़ने का तरीका बता दिया हमने। भाई आप घर में क्या अपने मन से डायरेक्ट 21 टॉपिक पढ़ सकते थे? 11th-12th को मिला करके बोलो जल्दी से, कमेंट में बताओ। हमको नहीं पढ़ते, हमने आपको मौका दे दिया है कि आप कम से कम आज 2 घंटे इन 21 टॉपिक को भाग भाग के पढ़ लीजिए। तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है वरदान सीरीज का वो यह होता है कि बच्चों को इसी बहाने रैंडमली 21 टॉपिक पढ़ने का हमने एक तरीका बता दिया। तो ये मत सोचो ये इंपॉर्टेंट है, ये सोचो चलो इसी बहाने हम 2 घंटे आज इन 21 टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? हम अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बता दें आपको, आज का एपिसोड पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 में काउंटर करंट मैकेनिज्म जो आपके एक्सक्रीटिव वाले चैप्टर में है। और क्वेश्चन नंबर 20 में एम्फीबिया और पिसीज, एनिमल किंगडम से पिसीज। आप जानते हैं 2 तरह की मछलियां होती हैं, कॉन्डिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। एम्फीबिया का मैटर, उसके बाद रेप्टाइल्स है, एवीज है, मैमल्स है, बहुत कम दिया गया एनसीईआरटी में। और मैंने जब ये पढ़ाया था तो आपको बताया था कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कोचिंग भारत की हैं ये एनिमल किंगडम में इतना ज़्यादा पढ़ा रही हैं जिसकी वजह से बच्चों को एनिमल किंगडम के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपको मैंने बताया था बहुत कम पढ़ना है। तो फिलहाल एम्फीबिया पर और पिसीज पर ज़्यादा फोकस करिएगा, हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको 4 मई को मिले। लास्ट में हम 21 क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम जा रहे हैं 12th वाली बुक में इवोल्यूशन नाम के चैप्टर में। तो इवोल्यूशन में इवोल्यूशन ऑफ मैन जो लास्ट पैराग्राफ दिया गया है, ह्यूमन का, मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बहुत कम दिया गया है एनसीईआरटी में। अब वही पढ़िएगा, ज़बरदस्ती आप निएंडरथल, क्रो मैग्नन मैन के बारे में बहुत ज़्यादा मत पढ़िएगा। और साथ ही साथ एक लाइन आई है एडाप्टिव रेडिएशन। तो हमारा प्रेडिक्शन कहता है यहाँ की कोई लाइन या यहाँ की कोई लाइन अगले एपिसोड में, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में बस यही 2 आएंगे। इस चैप्टर में हो सकता है मैंने 2 एपिसोड में भी आपको कोई एक बात और बताई हो। एक चैप्टर से 4 या 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो 4 या 5 टॉपिक अगर हम 5 एपिसोड बना देंगे तो 5 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। 3 बनाया तो हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आए। तो डिपेंड हम एपिसोड कितने बना रहे हैं।
अगर मैं 10 एपिसोड बना दूं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, लेकिन इस बार समय नहीं है। आप सबको पता ही है कि बायोलॉजी ट्रंक बीटी गुरुकुलम के नाम से अपनी ब्रांचेस इसी कानपुर शहर में, श्याम नगर में और उन्नाव में ओपन कर चुका है और बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो हमें सारे ब्रांच को भी देखना होता है, फिर भी जब समय मिला हमको आज शाम को, तो हमने आकर के आपके लिए वीडियो बनाया। तो बच्चों, ये 21 क्वेश्चन आज एपिसोड 3 वरदान सीरीज के जरूर पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत जोरों से होगी। आखिरी समय है, पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए और बहुत ईमानदारी के साथ अपने कर्मों को सही करते हुए ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। बाकी रिजल्ट ईश्वर के हाथ में है। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ। भारत माता की जय।